नमस्कार दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर से मुझे आज पता चला कि मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हुए दीपक कुमार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके लिए जिम बंद करने की नौबत आ गई है। वो जिम जो उनकी आजीविका का आखिरी जरिया है, वो जिम जिसे दीपक कुमार ने बहुत शौक और शिद्दत से अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बनाया है, लेकिन कोट द्वार की एक सांप्रदायिक घटना के बाद इस जिम में लोगों की आमद पहले से काफी कम हो गई। दीपक कुमार का गुनाह यह था कि उन्होंने इसी साल जनवरी में बजरंग दल के कुछ हुड़दंगियों से एक मुस्लिम दुकानदार को बचाया था। उन हुड़दंगियों से जो एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान का नाम बदलवाने आए थे। दीपक कुमार तब उन लफंगों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए थे और अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर उन नफरती चेहरों के मंसूबों पर जोरदार तमाचा मारा था। देश भर में दीपक की चर्चा हुई थी, लेकिन 5 दिन बाद 31 जनवरी को हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के 100 से ज्यादा गुंडे दीपक कुमार के जिम के बाहर फिर हंगामा करने पहुंचे। उनके हिंसक इरादों के सामने उत्तराखंड पुलिस ने एक तरह से सरेंडर कर दिया। कोट द्वार की पुलिस तमाशबीन बनकर मौजूद रही और दीपक कुमार के जिम के बाहर हंगामा, नारेबाजी और गाली गलौज होता रहा। सोशल मीडिया की वजह से मामले ने तूल पकड़ा तो दीपक कुमार के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कर दी। यानी जो पीड़ित था, जिसने एक मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के गुंडों से बचाया था, उसके खिलाफ ही सबसे पहले मुकदमा लिख दिया। और जो गुंडे दीपक कुमार के जिम के बाहर हंगामा करते हुए कैमरों में कैद हुए थे, पुलिस ने जिन्हें देखा था, उन्हें पुलिस ने अपनी एफआईआर में नामजद तक नहीं किया। गिरफ्तारी तो दूर की बात है। इस हंगामे का नतीजा यह हुआ कि दीपक कुमार की आजीविका का एकमात्र साधन उनका जिम मुश्किल में आ गया। लोगों का जिम में आना कम हो गया। कुछ लोग उनकी मदद के लिए सामने आए। दिल्ली के कुछ वकीलों ने दीपक के जिम की मेंबरशिप लेकर उनकी मदद करने की कोशिश की। दीपक को राहुल गांधी ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। बहुत से लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन आज मुझे पता चला कि दीपक कुमार की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। 4-5 महीने से जिम का किराया दीपक कुमार नहीं दे पाए हैं। बिल्डिंग मालिक उन्हें वहां से जिम हटाने को कह रहे हैं। हो सकता है बिल्डिंग मालिक पर और भी कोई दबाव हो, लेकिन हम उनसे भी अपील करेंगे कि इंसानियत का फर्ज निभाएं और दीपक को जिम खाली करने पर मजबूर न करें। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों से मुझे पता चला कि अगर दीपक कुमार ने बिल्डिंग मालिक को किराया नहीं दिया तो 15 दिनों के भीतर उन्हें अपना जिम बंद करना पड़ सकता है, और यह रकम महज 2-2.25 लाख के आसपास है। दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के लिए अगर ऐसी नौबत आ गई कि जिम का किराया नहीं दे पाने की वजह से उन्हें अपना जिम बंद करना पड़े, तो मैं तो कहूंगा हम सब पर लानत है। दीपक कुमार ने मोहम्मद दीपक बनकर भाईचारे की एक मिसाल कायम की। सांप्रदायिक सोच वाले नफरती झुंड की परवाह किए बगैर अपने इरादों पर टिके रहे। और हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम सब मिलकर दीपक की मदद करें ताकि उन्हें जिम न बंद करना पड़े। सिर्फ तारीफ भर कर देने से हम सब की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? आप सब लोगों ने उस दौरान दीपक का हौसला बढ़ाया और फिर सब भूल गए। मैं भी भूल गया। अगर आज ये सब जानने के बाद भी आप सब लोग दीपक कुमार की मदद नहीं करेंगे तो कल को कौन खुद को जोखिम में डालकर किसी की मदद के लिए सामने आएगा? मैंने दीपक कुमार से बात करके उनकी पत्नी का अकाउंट नंबर मंगवाया है। अपनी तरफ से मैं 10,000 के योगदान से शुरुआत कर रहा हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि 1 सप्ताह के भीतर इनकी इतनी मदद तो हो जाए कि 1 साल का किराया दीपक एडवांस दे सके। उम्मीद है हमारे दर्शक निराश नहीं करेंगे। हमारे साथ आज खुद दीपक कुमार भी मौजूद है। हम उनसे भी उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत दिन बाद हम लोगों की बात हो रही है। मुझे लगता है शायद 4 महीने बाद। कोट द्वार में 3 बार गया भी था, हम लोग मिले भी थे। लंबा अरसा हो गया, लेकिन आज थोड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ जब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक्सप्रेस में खबर देखी। जब पता चला कि आपके जिम का किराया, जो जिस बिल्डिंग में आपका जिम है, उसका किराया 2-2.25 लाख बाकी है। आप किराया नहीं दे पा रहे हैं। आपके हवाले से खबर ये छपी कि 15 दिन में शायद आप खाली कर दें, मकान मालिक दबाव बना रहा है। तो हम तो समझ रहे थे कि स्थितियां कुछ बदली होगी 3-4 महीने में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मुश्किल और मुसीबत में हैं। तो जरा आपसे कहानी समझना चाहेंगे दीपक, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि कोई शख्स अगर इस तरह की बात करता है जो आपने किया, मिसाल कायम करता है, तो उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दीपक। जी सर। जी सर, ये मेरे जिम ओनर ने मेरे को 15-20 दिन पहले ही ये वार्न कर दिया था कि दीपक जी, आपका जिम का रेंट नहीं आ पा रहा है
अगर आपसे अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिम नहीं चला पा रहे हो, तो आप खाली कर दीजिए। मेरे पास और भी रेंट के लिए आ रहे हैं लोग बाग कि हमें रेंट के लिए जगह दे दीजिए और हम अपना काम खोलना चाहते हैं, जो भी है। तो उन्होंने मेरे को ये वार्न किया था, तो मैंने उनको बोला था कि भैया देखो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरा बिज़नेस अभी फ्लो नहीं पकड़ पा रहा, चल नहीं पा रहा जैसे पहले चलता था। हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले जैसे मेंबर आते थे 200 प्लस करीबन मेंबर आ जाते थे जिम में। तो अभी हम्म। मैंने कहा थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 15-20 से करीबन जो है 50-55 करीबन हुए हैं, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे हो जाएगा। तो उन्होंने नहीं दीपक जी आपका जो किराया है करीबन 5 मंथ का आपका किराया हो गया है। तो मैं भी एक हद तक आपको नहीं बोल रहा था, इस वजह से मैंने चलो कोई बात नहीं, अब ज़्यादा ही ओवर हो गया क्योंकि 5 महीना बहुत होता है और मेरे को भी रेंट चाहिए है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप देख लो अगर हो रहा है अरेंजमेंट, रेंट रेंट का अरेंजमेंट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप खाली कर दीजिए। तो बस वही मेरे ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर बना रखा है कि खाली करो, तो इसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा-सा तो दीपक परेशान ये हो रखा हूँ बताइए, क्योंकि इस आप पर अभी आपका रेंट जिस बिल्डिंग में, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आज सुबह की भी का भी वीडियो है, जो मैंने अभी दीपक को ही कहा कि अपने जिम का वीडियो भेजें, या आज का वीडियो आपने आज का भेजा है शूट जी, करके? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आज का सुबह का ही वीडियो है। इस टाइम पर जिस टाइम पर मैंने आपको वीडियो वीडियो भेजा है 9 बजे करीबन का ये वीडियो है, 9 साढ़े 9 बजे करीबन का। तो उस टाइम पर हाँ, काफ़ी क्राउड रहता था जिम में, कि हाँ, करीबन-करीबन ऐसे ही 60-60 बच्चे करीबन उस टाइम पर रहते थे। हाँ। और अब आप देख रहे हो वीडियो में बच्चे ही नहीं है वीडियो में, तो ख़ैर क्या ही बोलना उस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब उस समय जब जनवरी में ये सब बवाल हुआ, आखिरी हफ्ते में, उसके बाद फरवरी में भी 5, 7, 10 फरवरी तक बवाल होता रहा, तो उसके बाद जी, से जी, कुछ जी। स्थिति बेहतर नहीं हुई, ये आप कह रहे हैं? मतलब लगातार उस समय लोग नहीं आना चाह रहे थे या नहीं आ रहे थे, तो स्थितियों में सुधार नहीं हुआ पिछले 2-3 महीने में। ना, ना, ऐसा तो कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है, बस अब 15 बच्चे थे तो करीबन अगर 4-5 महीने में अगर आप देखें तो 30-35 ही बच्चे लगभग बढ़े हैं, तो उससे कोई मेरे को नहीं लगता जिम का तो रेंट बहुत दूर की बात है, मेरे से घर का नहीं हो पाएगा ऐसे में। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, सभी को पता है कि मेरा जो बिज़नेस है, बिज़नेस के ही थ्रू मेरा घर परिवार चलता है। मेरी बैंक की ईएमआई वगैरह जाती है, बच्चे के स्कूल का फीस का है, घर का राशन-वाशन है, सब कुछ है, तो सब मेरा जिम से ही चलता है। तो कोई उसमें कोई ऐसा वो नहीं आया है कि जैसा पहले चल रहा था बीच में जनवरी के टाइम पर जब ये मैटर हुआ था, तब से अब तक कोई ऐसा कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। ख़ास क्या मतलब है ही नहीं इम्प्रूवमेंट, अगर 20-30 बच्चे बढ़े तो उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते। ये बताइए, मैं दर्शकों से वैसे अपील भी करूंगा कि दीपक की मदद करें ताकि वो किराया दे सकें जिम का। एक बार कोड मैंने दीपक से मंगवाया, जो उनकी पत्नी जी, का बार कोड है। बीनू बिष्ट जी। आपकी पत्नी है? जी, जी, जी भैया मेरी पत्नी। उनकी पत्नी का बार कोड है, जो हमारे दर्शक हैं हुँ, वो चाहें तो स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद सीधे जी, दीपक की पत्नी के अकाउंट में जो भी आपकी आपकी जितनी सुविधा हो, जितना आप मदद कर सकते हैं, वो आप मदद करें। और ये हम सब लोगों को एक मिसाल कायम करनी है, ये ज़िम्मेदारी हम सब की है कि एक शख्स जिसने एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ, बजरंग दल के हुड़दंगियों के खिलाफ एक तरह से कहें तो मुकाबला किया, बहुत हद तक खतरा जोखिम मोल लेकर। उसके साथ ऐसी नौबत आ रही है, तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी। स्क्रीन पर ये बारकोड है और हम अपील करेंगे अपने दर्शकों से भी। पिछली बार भी बहुत सारे दर्शक हमें कह रहे थे कि आप दीपक का अकाउंट नंबर दीजिए, आप उनका कोई और ऐसी जानकारी दीजिए बैंक के बारे में जहां हम पैसे ट्रांसफर करें। लेकिन जी, तब मैंने सोचा कि चलो बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है मदद की जरूरत। अब एक सवाल है जी, दीपक, कि उस समय खबर ये आई कि आप दिल्ली भी आए, राहुल गांधी से भी मिले, कुछ और लोगों से आपकी मुलाकातें हुई, कांग्रेस सांसद, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकातें हुई, और कुछ जी, एडवोकेट्स जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने भी मदद की, जी, ये खबरें भी छपी। जी, तो हमें लगा कि आपकी समस्या का समाधान मोटे तौर पर हो गया होगा। उस बात को जी, हो गए जी, जी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी हम मई में है, 4 महीने। जी, तो जी, क्या जी। मदद नहीं हो पाई, या इतनी मदद कम हुई कि उससे काम नहीं चल पाया, नहीं, नहीं, मदद या तो नहीं? ख़ैर करी है लोगों ने। जी, सुप्रीम कोर्ट के जो अ, वकील थे उन्होंने तो काफ़ी हेल्प करी है। अभी भी हाल-फिलहाल उनका मेरे पे एक कॉल आया है। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने तो काफ़ी मदद करी है, सामने आए हैं। तो मगर ऐसा है ना सर, मेरी बैंक की ईएमआई खुद ₹17,000 है, ₹40,000 मेरा रेंट है। तो 60-70 हज़ार रुपए तो यही हो रहे हैं। तो
अब जब जिम ही नहीं चल रहा था तो मैं कहाँ से करता, तो जो उन्होंने मेरी हेल्प करी है वो उन्हें कुछ बैंक की ईएमआई भरी थी, कुछ जो इधर-उधर का था वो निपटाया था, फिर उस टाइम पर तो सब कुछ चौपट ही चला था, घर का राशन-वाशन सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी तो उससे काफ़ी मेरी मदद हुई थी। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने काफ़ी मदद करी है मेरी। तो ये बताइए दीपक, जैसे अभी रोज 3-4 घंटे सुबह जिम खोलते हैं और शाम को खोलते जी, हैं शायद आप, जी। हाँ? और आप कह रहे हैं जी, अभी 50-60 बच्चे आ रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह 5 बजे खोलते हैं सर और 11 बजे तक खुला रहता है जिम। हाँ। और और शाम को फिर खोलते हैं। शाम को 3 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। हुँ। तो ये बताइए, जैसे जिम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दीपक का जिम जी, है जहाँ हर तरह के जो एक्सरसाइज के लिए, जिमिंग के लिए जो लोग शौकीन हैं, और दीपक खुद बॉडी बिल्डर भी हैं। उनकी ऐसी तस्वीरें जी, हैं जिससे लगता है कि वो जी, किस तरह से बॉडी बिल्डिंग में उनकी दिलचस्पी रही है, और वहाँ के लोगों को, जी, युवाओं के लिए एक तरह से बहुत जिनको जिमिंग में इंटरेस्ट है, बॉडी बिल्डिंग में, उनके लिए। तो मैं दीपक ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये किराया की समस्या का समाधान हो जाए, मान लीजिए हमारे जी। दर्शक और लोग जिनसे हम अपील कर रहे हैं, करेंगे, तो उसके बाद तो ये मुश्किल खत्म हो जाएगी, मकान खाली करने वाला या जो बिल्डिंग ओनर है हाँ, उसका, या जी, और भी कुछ वजह ये बैकग्राउंड में? ना ये तो है ख़ैर, क्योंकि देखो सर मकान मालिक भी कब तक रुकेगा? वो हुँ, भी मतलब मेरे हिसाब से अगर वो 4-5 महीने रुक भी गया तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई नहीं रुकता। क्योंकि उसको जो रेंट मेरे से मिल रहा है उसको रेंट कहीं और से मिलेगा तो सीधी-सी बात है। तो आजकल रुकता कोई नहीं है, वो भी इतना रुक गया मैं उनके लिए भी ख़ैर कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ख़ैर काफ़ी महीनों तक वो रुक गए हैं, तो ख़ैर उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे कोई नहीं रुकता, अदरवाइज़ और भी कोई होगा तो वो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो रेंट आना है, तो मैं फालतू क्यों रुकूँ भला। अब जैसे को खुद आप सोचिए कि किसी की अगर महीने की सैलरी आनी होती है, अगर वो 1 महीने की सैलरी रुक जाए, तो थोड़ा-सा उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और वो तो बंदा जो है 5 महीने रुका है, तो मेरे को उनसे तो ख़ैर कोई शिकायत नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, रेंट के लिए उन्होंने मेरे को बोला है, "तू रेंट दे देगा।" तो मैं किसी को क्यों दूँगा भला? मैं तो चाहता हूँ कि तू तू ही जिम सँभाले और तेरे पास ही वो जमा रहे। हुँ। तो अच्छी बात है कि चलो उनकी तरफ से कोई, मुझे लगा कहीं और वजह भी तो नहीं है पीछे। अब ना जब मैं पिछली बार वजह तो गया दीपक, हाँ, वजह तो नहीं है सर, ऐसा तो मेरे को लगा नहीं है कि और हाँ, फिर किसी ने कुछ बोला हो तो मैं क्या ही बोलूँ, ख़ैर अब लोगों की अपनी-अपनी सोच है, तो नहीं वैसे कोई तो बात मेरे को नहीं। लगा नहीं है। जी, हाँ, जैसे पिछली बार मैं गया था तो आपकी माँ से भी मिला था, जो वहाँ चाय की दुकान जी, चलाती हैं, छोटी-सी दुकान, खुद ही जी, चाय बनाती हैं, दिन भर जी, अलग-अलग जी। जगह 200-400 मीटर में, आधे किलोमीटर तक जाके दफ्तर में, जी, जी, दुकान में चाय जाती है। बेचती हैं, पहुँचाती हैं। तो वो अभी भी जी, जी। चाय की दुकान, इस गर्मी में, इधर अभी तो हाँ, भयंकर गर्मी है, हाँ, चल बुधवार में रही है तो वो बहुत, ब बस उसी से थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल रहा है अभी। जो चाय का जो आपकी मम्मी मम्मी। जो स्टॉल लगाती है, उसी से थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा है, बाकी तो ख़ैर ऐसा कुछ है नहीं। पिछली बार जब मैं आपकी मम्मी से मिला था, मैंने कहा भी था कि आपका बेटा अब अगर जिम चला रहा है ठीक-ठाक, इतना बड़ा जिम है, तो फिर आप चाय जी, की जी, जी। दुकान क्यों नहीं बंद कर देती हैं? जी, जी, तो जी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं, मैंने तब भी मदद की इसी दुकान की कमाई से उसको जिम खोलने में, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। अपना काम करते रहना चाहती हूँ। तो अभी भी वो बिल्कुल, कर रही बिल्कुल। हैं। कर रही हैं सर। काफ़ी हेल्प मिलती तो है आप, मम्मी से मेरे को। हुँ, जो लोकल लोग हैं वहाँ के कोटद्वार के, उन लोगों का हुँ, रवैया क्या रहा है दीपक? अब तो चूँकि इस मामले को 4 महीने से ज़्यादा हो गए लगभग। उन लोगों का हुँ, क्या रवैया है? लोकल लोग मददगार हैं, मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हुँ, या परेशानी कर हुँ, रहे हैं? हुँ, हुँ। लोकल लोगों का क्या एटीट्यूड? ना परेशान तो नहीं कर रहे सर, ख़ैर ऐसा नहीं है। मगर मेरा को बस एक यही शिकायत है उन लोगों से कि जब जिम से गए हैं तो जिम में वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा बस हाँ। यही उनसे शिकायत है, जैसी मेरे को उम्मीद नहीं थी कभी भी, कि अब तो माहौल शांत। नेटवर्क के इश्यू की वजह से दीपक डिस्कनेक्ट हुए, फिर से एक बार उनको जोड़ा है। दीपक ये समझना चाहेंगे कि लोगों से किस तरह की मदद और कब तक कितनी मदद हो जाएगी जिससे लगता है कि चीजें फिर वापस ढर्रे पर आ जाएगी? 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने जो किराए की समस्या है, या 1 साल? देखो भैया मेरे को तो अभी ऐसे लगता है 5-6 महीने भी ऐसे ही रहेगा, और 5-6 महीने बाद मैंने कहा थोड़ा-सा माहौल चेंज होगा। माहौल तो ख़ैर देखो चेंज हो ही गया है, थोड़ा-सा माइंड लोगों का चेंज होगा मेरे हिसाब से। तो मेरे को कम से कम 5-6 महीने लगेंगे अभी, थोड़ा-सा जिम की तरफ आएँगे बच्चे खींचकर। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा-सा
अभी थोड़ा उनका दिमाग नहीं कर रहा है या तो उनके घर वाले नहीं भेज रहे हैं। तो कुछ आए हैं, देखो अब 15 से करीबन 50 हुए हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि 50 से 100 भी होंगे, ऐसा और नहीं है। 150 की तो कैपेसिटी है, 150 पहले हाँ, आते थे। नहीं, नहीं 200 प्लस भी रहे हैं भैया मेरे पास बच्चे, ऐसा नहीं है। जैसे हाँ। अभी ये जो सीज़न चल रहा है, ये एक टाइम पर जिम का ही चल रहा है। इस टाइम पर जिम में बहुत अच्छा क्राउड रहता है, हम्म। क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ी रहती हैं, तो बच्चे आते हैं। तो ये सीज़न जो है जिम का ही चल रहा है, इस टाइम पर जो टाइम चल रहा है। और जैसे जैसे 1 साल की फीस क्या है जिम की, 1 साल की सालाना? साल तो 12,000 रुपए है करीबन भैया, तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट करके देते हैं हम 10,000 रुपए। हम कोट द्वार के लोगों से भी अपील करेंगे, युवाओं से खास तौर से, जी, कि दीपक कुमार के जिम में जाइए, जिम की सदस्यता लीजिए और इनकी जी। मदद कीजिए, ताकि एक शख्स जिसने, बार बार कहूंगा, जिसने एक मिसाल कायम की, उसको ये नहीं लगे, अफसोस ना हो कि उसने जोखिम लिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब दीपक, एक बार मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शकों को भी बार कोड फिर से दिखाएं। ये बार कोड दीपक की पत्नी मीनू बिष्ट के नाम से है। अगर आप दीपक कुमार की मदद करना चाहते हैं, अपनी सुविधा सहूलियत के हिसाब से इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और अपनी सुविधा के हिसाब से उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं। दीपक, उसके बाद मैं जरा केस का अपडेट जानना चाहूंगा कि उस वक्त जो एफआईआर हो गई थी, जिसमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी उल्टे, शुरू में पहली एफआईआर आपके खिलाफ ही हुई थी, बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसमें बजरंग दल और हिंदुत्ववादी ग्रुप के लोग थे, बहुत सारा बवाल भी हुआ, एसआईटी की जांच की भी बात हुई शायद। केस का क्या अपडेट है दीपक पूरे मामले में? उनमें से किसी की केस का तो गिरफ्तारी हुई? नहीं भैया, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। वो बिंदास होकर घूम रहे हैं कोटद्वार की सड़कों पर। और पहले तो चलो, अभी बीच में जब आप कोटद्वार आए थे, थोड़ा-सा माहौल यहाँ का चेंज हुआ था। तो उस दौरान वो बीच में उनका आना-जाना बंद हो गया था। मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं मैटर निकल कर आए हैं, 2-3 मैटर निकल कर आए हैं, तो वो फिर से निकल कर आना शुरू हो गए हैं। तो फिर से लोगों को, मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि वो परेशान कर रहे हैं। अभी मैं बोलना तो नहीं चाहता, अभी एक बीच में एक मैटर और हुआ था हमारे कोटद्वार में। हम्म। वो थोड़ा-सा मुकर गए, उन्होंने मेरा साथ दिया नहीं। अगर वो साथ देते तो शायद सोशल मीडिया पर मैं एक वीडियो बनाकर डालता। कुछ कुछ उसके 2 बेटे हैं और एक फादर है उनके। उन्होंने यहाँ पर शॉप खोली है, चप्पल की शॉप खोली है। तो एक लेडीज़ उनके पास आती है, चप्पल का रेट पूछती है कि ये चप्पल कितने की है? तो उनको बताते हैं कि ये ₹20 की है। तो वही लेडीज़ उनके पास 8 से 10 दिन बाद आती है, तो वो बोलती है कि भैया ये चप्पल कितने की है? तो वो बोलता है ₹150 की है। तो लेडीज़ बोलती है कि उस दिन आपने 120 की बताई थी, आज ₹150 की क्यों बता रहे हो? तो उसने बोला कि दीदी आप शायद दुकान बढ़ाने के टाइम पर आए होंगे, रात को आए होंगे। तो रात को जब हम दुकान बढ़ाते हैं तो हम सस्ते में ही दे देते हैं जो रेट आती है। तो जो 20-30 रुपए हम कमाते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कि बढ़ाने के टाइम पे आ रहे हैं तो हम रेट टू रेट दे देते हैं। तो उसने बोला कि अगर आपको उसी रेट में चाहिए तो फिर आप दुकान बढ़ाने के टाइम पर आ जाना, मैं आपको दे दूँगा। तो उसने बोला कि आप कैसे बात कर रहे हो, ये सो वो, थोड़ा बदतमीज़ी उस लेडीज़ ने दिखाई उनके साथ। तो थोड़ी देर हम्म। बाद वो अपने पति को बुला के लाई, तो उनका पति जो था वो बजरंग दल में था, बजरंग दल अच्छा। में है। अच्छा। हाँ, तो जब उसने सुना कि मुसलमान के यहाँ ऐसे-ऐसे हो गया, तो वो आया, तो उसने 2 दिन थप्पड़ मारे अच्छा, वो उसको। चप्पल बेचने वाली जो लेडी थी, वो मुस्लिम थी? नहीं, नहीं, जो बंदा चप्पल बेचने वाला था वो मुस्लिम था और लेडीज़ हाँ, जो सॉरी, थी वो चप्पल बजरंग दल बेचने वाले की वाला वाइफ़ बंदा थी। था, लेडी मैंने समझा, बंदा था, चप्पल बेचने वाला जो था वो हाँ, मुस्लिम था। जी, जी सर, जी। तो उसके बाद उसने थप्पड़-वप्पड़ मारे, उसने थप्पड़ मारने के बाद उसने उसको अरेस्ट भी करा दिया। पूरी रात वो थाने में बंद रहा। और अगले दिन उसके पापा आए, तो पापा ने जैसे-तैसे करके उसको छुड़वाया। छुड़वाया भी कैसे, तो उन्होंने बोला कि आप 51,000 रुपए की पर्ची कटाओ गौशाला के नाम से। अच्छा। उस बजरंग दल वाले ने बोला कि आप 51,000 रुपए की पर्ची कटाओ गौशाला के नाम से। तो उसने बोला कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, 51,000 रुपए मैं कहाँ से दूँगा? वैसे तो आप काम अच्छा बोल रहे हो कि गौशाला में जा रहा है पैसा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने गौशाला का नाम लिया तो मैं 5100 रुपए की हद से हद मैं कटा दूँगा, कोई हम्म। बात नहीं। भले 51,000 रुपए की तो मैं नहीं कटा सकता। फिर बात वहीं पे थोड़ा बहुत बढ़ी, तो उन्होंने 20,000 रुपए का उसको बोला कि 20,000 रुपए की आप कटाओ पर्ची। तो उसने 20,000 रुपए अपनी बेटी को छुड़ाने के चक्कर में उनको 20,000 रुपए दिए। और उसने बोला कि मेरे को पर्ची दे दो। जो जो मोमदन थे,
उनके पिताजी, उन्होंने बोला कि मेरे को, मैंने जो आपको 20,000 रुपए दिए उसकी गौशाला की मेरे को पर्ची दे दो। तो उसने पर्ची भी नहीं दी उस टाइम पर उनको। उसने कहा दे देंगे, कल परसों दे देंगे। तो 2-3 दिन हो गए तो उनको पर्ची नहीं मिली। तब ये मेरे को बात पता चली, तब मैं उनके पास गया ये बात पूछने के लिए। मगर वो थोड़ा डर रखे थे, तो इस वजह से वो शायद सोशल मीडिया पे नहीं आना चाह रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि हमने पहली बार थाने का मुँह देखा है, तो हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। ये अब फिर से निकल कर आना शुरू हो गए हैं। देखिए किस तरह की वसूली हो रही है। पहले जी, जो 26 जनवरी की घटना है जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार जिनकी दुकान का नाम बाबा ड्रेसेज जैसा कुछ था, वहां पहुंचे थे कुछ लफंगे जो चाह रहे थे कि बाबा ड्रेसेज हटाओ, दुकान का नाम बदलो। जी, और उसके बाद जो पूरी कहानी आप जानते हैं, अब दीपक बता रहे कि कोई और घटना हुई जिसमें कोई चप्पल बेचने वाला मुस्लिम दुकानदार था और उसके साथ इस तरह की बदसलूकी और एक तरह से और उसके खिलाफ शिकायत और गिरफ्तारी और उसके बाद गिरफ्तार हो गया, मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उसको या थाने ले गया? तो थाने ले गए थे उसको, वही ले गया था थाने उसको थप्पड़-वप्पड़ मार के, और अच्छा, थाने में उसने बंद भी करा दिया। पुलिस ने उसको पूरी रात बंद रखा, फिर अगले दिन छोड़ा। छोड़ा तो चलो ये और तो उसके कोई मैटर बदले नहीं, चलो वसूली हो कोई बात गई नहीं। गौशाला के नाम मैं पे। तो चलो इस हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुम गौशाला चला रहे हो, गोरक्षक बन रहे हो, तो आप पर्ची कटाओ, हिंदू से कटाओ। आपका क्या मतलब बनता है मुसलमान से पर्ची कटाने का? आप टारगेट तो वैसे मुसलमानों को करते हो और पर्ची भी आप उन्हीं से कटवा रहे हो। तो मगर उस जो बाबा थे उन्होंने बेचारों ने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने बोला कि मैं 51,000 तो नहीं दे सकता। ₹5100 की मैं पर्ची वो भी इसलिए कटाऊँगा क्योंकि आप नेक काम के लिए ले रहे हो। गौशाला में जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब उसने ₹20,000 की उनको पर्ची कटाने के लिए बोला, तब बाबा ने ₹20,000 दिए। हम्म। तो ये बताइए, जैसे ये इस तरह के लोग खुलेआम करते हैं, पुलिस कभी उनके खिलाफ सख्ती नहीं करती है और आप दूसरी बार फिर कह रहे हैं कि उस मुस्लिम जो चप्पल बेचने वाले की मदद के लिए भी आप आगे आना चाहते थे। तो आपको इस सबसे बिल्कुल, मैं परेशानी इतनी पहले से है, तो आपको लगता नहीं है कि देखो कहाँ इस पचड़े में फंसूंगा या फंस रहा हूँ? भैया, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, देखो मुझे पता है मुझे परेशानी हो रही है, इस टाइम पर भी मेरे को परेशानी हो रही है, मगर कहते हैं ना कुछ लोगों की फितरत होती है, जैसे मेरी भी फितरत है। मुझे पता है परेशानी हो रही है, मगर मैं घुस जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ। मैं उसके लिए बिल्कुल भी हिचकता नहीं हूँ, ना मेरी माँ हिचकती है। मेरी माँ भी अगर उस टाइम पर होती, मेरी माँ को पता लगता, मेरी माँ भी बोल देती। जबकि तब पता लग रहा है कि इससे हमको ही परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता, मैं बोल देता हूँ बेझिझक होकर। मैं ये नहीं देखता कि यार बाद में क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस सीधी-सी बात है, इंसानियत के लिए हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। आपकी माँ और आपके परिवार वाले भी परेशान होंगे अभी भी? अब तो ख़ैर थोड़ा बहुत तो हाँ, वाइफ़ है, मगर मम्मी तो कह ही रही है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तू चिंता मत कर। पहले भी इसी काम से घर चलाया है, दोबारा चलाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाइफ़ तो होती है परेशान, खैर। हुँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक। अच्छा लगा कि 4 जी, महीने बाद आप कुछ मुश्किलों और परेशानियों में भी हैं। बावजूद जी। इसके आपको कोई अफ़सोस नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया बिल्कुल, या जो बिल्कुल। किया उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और एक जी, आखिरी में कि राहुल गांधी से आप मिले, उन्होंने भी कहा था जिम की सदस्यता लेंगे। आपकी मुलाकात की तस्वीरें भी राहुल गांधी ने पोस्ट की थी। तो राहुल गांधी की तरफ से कोई मदद नहीं हुई या की गई? नहीं, मदद का तो ख़ैर मैंने उस टाइम पे मना कर दिया था। वो कह रहे थे ना मदद करने के लिए, तो मैंने मदद के लिए मैंने उनको मना कर दिया था। क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ऐसा बोलूँ या जो भी है कि मेरी मदद कर दो, क्योंकि मेरे को खुद पसंद नहीं है ये चीज़ें। मगर हाँ, ये था कि राहुल जी ने मेरे को बोला था कि मैं कोटद्वार आऊँगा और कोटद्वार आके आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। तो मैंने कहा इससे अच्छी तो बात है ही नहीं कुछ भी। तो मैंने कहा आप कोटद्वार आइए, मैंने कहा मेरी जिम की मेंबरशिप लीजिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही, उसके बाद से तो खैर कोटद्वार अभी तक तो आए नहीं, मगर देखो उन्होंने बोला है तो वो आएँगे मेरे हिसाब से तो। आपकी राहुल गांधी से कब मुलाकात हुई थी? तारीख याद है? मुझे तारीख ध्यान नहीं आ रहा है। ना, तारीख तो मेरे को सर याद नहीं है, 3 महीने करीबन हो गए हैं, लगभग फरवरी ढाई में ही 3 मिले महीने थे शायद। करीबन। फरवरी में मिले थे शायद। हाँ, शायद फरवरी में मिले थे, हाँ। फरवरी मेरे ख्याल से दूसरा हफ्ता होगा शायद। और हाँ, 12-13 तारीख थी शायद। 23 फरवरी, हमारे सहयोगी बोले 23 फरवरी को आप मिले थे। उसी वक्त जी, इमरान जी, जी। प्रतापगढ़ी से भी मुलाकात हुई थी सेम जी डे। सर, जी। तो जी, जी। क्या बात की थी उन्होंने, जैसे किस तरह के मदद का ऑफर दिया था जो आप कह रहे हैं कि तब आपने मना कर दिया? नहीं, उन्होंने मदद का ऑफ़र तो दिया था, मतलब उन्होंने बोला था कि जो आपके जिम की जो मशीनें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें, थोड़ा-सा आपकी जिम को और अच्छा वो करेंगे।
तो बस यही उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा कोटद्वार और आपके जिम का जो थोड़ा-सा वो खराब है, जो मशीनें वैसी हैं, नई मशीनें ऐड करेंगे उसमें। तो इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया था और बोला भी था कि मैं आके वहीं पर जिम की मेंबरशिप भी लूँगा और लोगों को बोलूँगा भी कि जिम में आइए और जिम की मेंबरशिप लीजिए। तो देखिए, मैं तो चाहूंगा कि राहुल गांधी ने अगर ये वादा किया कि वो जाएंगे जिम की मेंबरशिप लेंगे, राहुल गांधी ने आपके साथ तस्वीरें उनके राहुल गांधी के 10 जनपद गए थे, कहाँ गए थे आप? हाँ, जनपद वहीं गए थे सर। 10 जनपद गए थे, जी, जो 10 सोनिया जनपद गए गांधी थे। का आधिकारिक निवास है, और आपके साथ जी, 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 तस्वीरें भी जी। उसके बाद रिलीज की गई है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि जी, राहुल गांधी को जाना चाहिए जब उन्होंने कहा, तो क्योंकि ये फिर रस्म अदायगी नहीं होना चाहिए कि उस समय इतना बवाल चल रहा है तो आप मिलते हैं, आप सोशल मीडिया में उसके लिए तस्वीरें पोस्ट हो जाती है और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं से भी कि आपकी मदद ये में थोड़ा-सा आगे आए। मेरे को ये भी लग रहा है सर कि शायद बीच में शायद इलेक्शन थे शायद केरला वगैरह में, असम में, तो शायद वहाँ पर मेरे को लग रहा है शायद ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे। तो हाँ, वैसे मेरे को जहाँ तक लग रहा है जैसे उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था तो वो आएँगे, कोटद्वार जब आने के लिए उन्होंने बोला है और इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा चेहरा है तो मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसी झूठी बातें करेंगे। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो आएँगे। चलिए, तो देखते हैं, उम्मीद करेंगे बीच में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी वार्टी में ज्वाइन करने के लिए, चाहे कांग्रेस या कहीं, ये सब तो मन बीच में बना नहीं, या ऐसा कोई नहीं प्रस्ताव आया भैया तो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्ताव तो आया है, सभी की तरफ से आ रहा है, बोल ही रहे हैं सभी जॉइन करने के लिए। मगर अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है भैया। अभी मैंने किसी को सभी ऐसा मतलब कुछ नहीं बीजेपी बोला है भी कर कि रही है क्या? हाँ, सभी कह रहे हैं भैया। बीजेपी भी? हाँ, हाँ, सभी कह रहे हैं जॉइन करने के लिए तो। अच्छा, जी, जी। बीजेपी भी ज्वाइन करने के लिए कर रही हो, तो आप जो इस तरह की बात कर रहे हो बीजेपी के एजेंडे और बीजेपी की पूरी जो सियासत है उसके इतर है, उससे अलग है। अब क्या कह सकते हैं भैया अब अब बोल ही रहे हैं सब अब तो राजनीति क्या इसी को किसी शायद राजनीति बीजेपी के कहते हैं। नेता ने आपको कहा है? हाँ जी। किसी बीजेपी के नेता ने फोन किया? हाँ, मतलब जो जो लड़के होते हैं, जो उनके बीजेपी के जो होती है टीम होती है, उन्होंने बोला है मेरे को जॉइन करने के लिए। चलिए, तो आपका फिलहाल कोई राजनीति में आने का नहीं, नहीं, इरादा, अभी तो राजनीतिक इरादा, क्योंकि उत्तराखंड में भी फरवरी मार्च में चुनाव है, यूपी पंजाब के साथ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, 8-9 महीने बिल्कुल। बच गए अब। जी, 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 बिल्कुल। ना, ना, अभी पार्टी-वार्टी के बारे में तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं भैया। देखो, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल लाइफ़ ही जीना मेरे को पसंद है। बाकी समय कहाँ ले जाए, परिस्थितियाँ कहाँ ले जाए, वो बात की बात है, मगर अभी मैंने किसी पार्टी से जॉइन करने का कोई मन ऐसा बनाया नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले राहुल गांधी से अपील करूंगा कि अगर आप मिलते हैं कोटद्वार के दीपक से दिल्ली में 23 फरवरी को 10 जनपद पर, और उसके बाद तस्वीरें जारी होती है अधिकृत तौर पर, कांग्रेस के नेता सारे ट्वीट करते हैं, तो फिर अगर आज दीपक कुमार मुसीबत में है, मुश्किल में है, जिम का किराया उस बिल्डिंग का नहीं दे पा रहा है, तो मदद में राहुल गांधी को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। अब कोई चुनाव नहीं है, चुनाव खत्म हो गया। अगर आपने बिल्कुल। वादा किया कि आप कोटद्वार जाएंगे तो आपको वक्त निकाल कर कोटद्वार जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लगेगा जी, कि एक सियासी तौर पर वो परिस्थितियां ऐसी थी कि आपने दीपक के साथ तस्वीर खिंचवाकर और दीपक की हौसला अफजाई करके रस्म अदायगी कर दी। बहरहाल, जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया। क्या उम्मीद करते हो आप, एक्सपेक्ट करते हो राहुल गांधी से? मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ सर कि उन्होंने बोला है तो वो आएँगे। मेरे को उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है उनसे क्योंकि अ, आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी जी। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि उनको आना चाहिए और मेरे से मिलना चाहिए, मेरे से बात करनी चाहिए, जैसे उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कोई कॉल भी, कि कोई दीपक जी मैं बातचीत, आऊँगा कोई कोटद्वार और संवाद आपकी कांग्रेस के किसी नेता नहीं, की नहीं, तरफ से या ऐसा तो किसी से कुछ नहीं? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भैया। कॉल तो उनकी हम्म। तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है, बस उस टाइम तो मेरी उस बात समय हुई थी ऐसा उनके साथ। हुआ और उसके बाद सब लोग मुलाकात हुई और सब भूल गए जी, जी। कि आज जी, वो जी। दीपक किस हाल में, सब भूल गए आपको। हाँ, यही जी, हुआ जी। ना इसका मतलब? जी, 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 जी। चलिए, बहरहाल हमें आप याद हैं और हमारे दर्शकों को भी आप याद हैं, हम उम्मीद करेंगे। बिल्कुल। स्क्रीन बिल्कुल पर सर, हमने बिल्कुल। लिखा है दीपक को आपकी मदद की दरकार है, तो हमारे दर्शकों जी, का भी इम्तिहान है, दर्शकों की भी परीक्षा है
वो दर्शक जो चाहते हैं दीपक जैसे लोग जो सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द बनाने के लिए जोखिम तक मोल लेते हैं, ऐसे लोगों की मदद वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जब मुश्किलें आती है तो मदद में भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में ये बारकोड मीनू बिस्ट का है, जो मोहम्मद दीपक कुमार जो भी कहें आप उनको, उनकी पत्नी का है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी होगी। नमस्कार। जी सर।